रेखा जी, केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा हो गई, गंगा स्नान भी किया या नहीं? बिल्कुल किया। अच्छा, केदारनाथ बद्रीनाथ एक साथ ही, एक विधायक और एक मुख्यमंत्री का, मतलब एक बार बद्रीनाथ और एक केदारनाथ, मनौती थी या यूं ही बस? नहीं, ये बाबा का बुलावा था। जैसे ही आया तो दर्शन करने पहुंच गए। मन्नत तो मैंने नहीं मांगी और जिनसे मांगी थी वहां भी जाना नहीं हुआ। अच्छा, कहीं खास जगह मानी है? नहीं, ऐसी खास भी नहीं। हमारे लिए तो हमारे इष्ट देव सभी खास हैं, तो किसे खास बोलेंगे और किसे बिना खास बोलेंगे आप? अब ये तो लड़ाई करवा देंगे आप भगवान जी में। नहीं 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 नहीं, भगवान में लड़ाई नहीं करवाने वाले। आपने तो सारे विरोधियों को वैसे ही पस्त कर रखा है, तो कौन भगवान आपके इष्ट हैं? वैसे बाबा हनुमान को मैं, सालासर जाएंगी फिर? बाबा का रूप हर मंदिर में समान है। मेहंदीपुर हो, सालासर जी हो, हर जगह दर्शन अच्छा, करने तो फिर ये बताइए, वहां गंगा गई, अंदर आरती भी हरिद्वार में आपने की, तो वहां आचमन भी किया। यहाँ यमुना का आचमन और यमुना का स्नान कब होने वाला है हम लोग का? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। ये सवाल जो प्रतीक जी आप मुझसे पूछ रहे हैं, कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, और मैं सबकी आंखों में ये प्रश्न देखती हूं। मैं देश के किसी भी कोने में चली जाऊं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा आस्था का प्रश्न जो दिल्ली के लिए है वो मां यमुना की सफाई का है। और वर्षों से उपेक्षित, वर्षों से लंबित काम जो पड़े हैं यमुना सफाई के निमित्त, मुझे अफसोस है कि पहले की सरकारों ने कभी उसको उस तरीके से ना लिया, ना उस पर काम किया। आज यदि हम सत्ता में आने के बाद डे 1 से उस प्रोजेक्ट पे काम करने की दिशा में आगे चल पड़े हैं, और ये काम ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि यमुना जी पे कोई झाड़ू लगनी है और आप पूछ लें कि हाँ जी झाड़ू तक कब तक लग जाएगी और मैं आपको बोल दूं कि हाँ जी हो गया। ये एक बहुत बड़ा विजन है, इसके लिए काम करने का एक बहुत बड़ा रास्ता है, और उस रास्ते पे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको बताना चाहती हूं इस मंच के माध्यम से कि यमुना सफाई है क्या। यमुना जो यमुनोत्री से शुरू होती है और जाकर के प्रयागराज पे खत्म होती है, 48 किलोमीटर का जो रास्ता है, 48 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो दिल्ली में से होके गुजरता है। दिल्ली से पहले जब वो हरियाणा से जाता है तो हरियाणा के नाले उसमें छोड़ दिए जाते हैं। जब दिल्ली में आता है तो दिल्ली के जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है, जितने भी बड़े नाले, छोटे नाले, 22 बड़े नाले जो नदी से भी बड़े हैं, नजफगढ़ ड्रेन जिसे साहेबी नदी कहते हैं, वो सभी नाले आखिर में जाते कहाँ हैं? वो सब यमुना जी में गिरते हैं। आज पूरी की पूरी दिल्ली में 1700 ऐसी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं जिसमें सीवेज सिस्टम ही नहीं है, उसमें सीवर लाइन नहीं है। उसका सीवर कहाँ जा रहा है? आखिर तो किसी नाले में जुड़ता है। नाला कहाँ गिरता है? फिर जाके यमुना जी में गिरता है। आज इतनी अननोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया जो है, आज यहां वहां जहां पे भी झुग्गी क्षेत्र है, क्या सब में सीवर लाइन है? कहाँ हो रहा है उनका सीवेज? कहाँ जा रहा है? आज दिल्ली का एक आदमी मुझे बता दे जो ये कह सके कि पूरी दिल्ली किस तरीके से रची बसी है, इसमें क्या व्यवस्था है, कितनी कॉलोनियों में आज सीवर होना चाहिए, बनना चाहिए, पाइपलाइन, नाले, कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। माफ कीजिएगा, जो सरकारें 11 साल राज करके चली गई वो जवाब नहीं दे सकती, और जो 15 साल राज करके चले गए वो भी नहीं बता सकते। आज हम जहां खड़े हैं, जो धरोहर के रूप में हमें मिला है, मैं एक ही चीज कह सकती हूं, ये जो सरकार वर्तमान में आई है ये ईमानदारी से काम करने वाली सरकार, सेवा वाली है। नियत और नीति हमारी स्पष्ट है। हमारा लक्ष्य है यमुना सफाई हो, यमुना अविरल जी। आपने एक सपना तो जरूर दिखाया, आपने सपने में दिखाया कि उसमें अंदर क्रूज चलेंगे, दोनों तटों पे फील्ड मार्केट जैसा कुछ आपने प्लान किया है, या कुछ इस तरह का मार्केट होंगे, तो कुछ इस तरह का कुछ सपना बहुत बड़ा है, पर एक चीज निश्चित है कि जैसे मां गंगा में लोग स्नान कर पाते हैं, ऐसा ही दिल्ली में मां यमुना में भी लोग स्नान करते हैं, उसका भी आचमन कर पाए, ये लक्ष्य है। उसके आगे की चीजें तो जुड़ती जाएंगी। बहुत जरूरी ये है कि हमारी जो आस्था है मां यमुना के प्रति, उसका हम सम्मान रख पाए, और दिल्ली में यमुना का वो स्वरूप हो जिसकी वो हकदार है। आपके विरोधी आजकल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जो सबसे प्रखर विरोधी हैं,
केजरीवाल जी कहाँ हैं आजकल? उनकी जानकारी आपके पास बेहतर होगी, उन्होंने दिल्ली को तो कर ही दिया नहीं, तबाह, उनका अब पंजाब की ओर चल पड़े हैं। नहीं, उनका एक वीडियो आया है, उस वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से दिल्ली के लोग बिजली से परेशान हैं, पानी से परेशान हैं, वादे जो आपने किए थे उससे परेशान है। उन्होंने एक वीडियो तो दिखाया है। 11 साल में कितना परेशान रहे ये नहीं बताया उन्होंने। 3 महीने में 100 दिन में वो बता रहे हैं कितना परेशान है। अरे तो अभी तो आप जो एज इट इज देके गए हैं वही तो परोस रहे हैं। 3 महीने में आप सोचते हैं कि वो सारी चीजें जो आपके कर्म है इतने सालों के, वो आकर के हम इतने एक्सपर्ट हैं तुरंत रबड़ से मिटा देंगे, तुरंत वहां नई गाथा लिख देंगे, मतलब ऐसा सोचते हैं वो। ये धरोहर है, ये धरोहर है जो आम आदमी पार्टी का कुशासन जो दिल्ली में उन्होंने किया वो हमें देखे गए। यानी उस 100 दिन का जो आपसे हिसाब मांग रहे हैं वो, मैं कह रही हूं होते कौन है वो हिसाब मांगने वाले, जो 11 साल के अपने शासनकाल में पानी, दिल्ली जो है 40% जनता को नल के माध्यम से जल मिलता है जनाब, बाकी सारी जनता बिना नल के, पाइपलाइन से, टैंकर से, पता नहीं किससे पानी लेके पीती है। ये कार्यकाल था उनका? या वो जो कि पूरी दिल्ली आज झुग्गी झोपड़ी में बसी हुई है और उनके लिए वो मकान नहीं दे पाए, नाली, खड़ंजा, शौचालय नहीं दे पाए, वो उस दिल्ली की बात कर रहे हैं? किस दिल्ली की बात करते हैं वो? उन्होंने टैप खोला था, पानी पिया था। हाँ, वो नल कहाँ का था? उनके पिछवाड़े वाले घर का होगा वो। शायद ये वो सरकार थी जिसकी मंत्री जल मंत्री होने के बाद धरने पे बैठ जाती थी, जो मुख्यमंत्री होने के बाद धरने पे बैठ, धरना पार्टी है वो, विपक्ष की पार्टी थी, विपक्ष में चली गई। तो मैं ये कह रहा हूं आप तैयार हैं उनके लिए? धरने तो उनके आने वाले हैं। देखिए मैं तो कह ही रही हूं वो विपक्ष की पार्टी थी जो सत्ता पक्ष में रह के भी विपक्ष का काम करती थी, तो आज तो विपक्ष में करेगी, तो मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, ये उनका काम है, उन्हें करना ही चाहिए। पर मुझे लगता है कि वो ये जो 11 साल में उन्होंने जो कुछ नहीं किया और हमारी और एक उंगली करते, तो मैं ये बताना चाहती हूं एक उंगली सामने करते तो 4 आपकी अपनी और है, जवाब उनको भी देना है। वो सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था आपको, जहां पे मैं शो करता हूं कनॉट प्लेस में, आप पसीने से श्लथ एकदम और ऑपरेशन सिंदूर पे बोल रही थी। विपक्ष ने कहा कि वो सिंदूर जो होता है वो गर्म कहाँ होता है, शरीर में कहाँ बहता है? उन्होंने कहा सिंदूर तो गर्म नहीं होता, खून गर्म होता है। देखिए, ना उनका खून गर्म है, ना उनकी रगों में जोश है, ना उनको मातृभूमि से प्यार है। वो क्या समझेंगे देश के प्रति प्यार, जो देश के दुश्मनों की आवाज में आवाज मिलाते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, जो धर्म के आधार पे देश को विभाजित करते हैं। उनसे मैं कोई अपेक्षा नहीं करती कि उन्हें सिंदूर का मतलब पता हो या देश की सेनाओं के शौर्य का, कुछ नहीं। क्या उम्मीद करेंगे उनसे? वो कह रहे कि सवाल पूछना तो जायज, में तो साथ ही है, विपक्ष पूरा साथ है आपके, लेकिन सवाल पूछने तो जायज हैं। अगर सवाल पूछे जाएं तो कहते हैं कि कितने गिरे, इसको पूछने में क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, ये सवाल जो वो पूछते हैं ये जाकर के दूसरे देश में भी पूछ ले कि क्या गिरे। जो जनता उनसे पूछ रही थी लगातार 11 साल के शासनकाल में, तब तो उनके मुंह पे गोंद लग जाती थी। जब लोगों ने पूछा कि स्वाति मालीवाल को आपने अपने घर में बुला करके पीटा, आपने अपने चीफ सेक्रेटरी को घर में बुला के पीटा, तब तो गोंद लग जाती थी मुंह में, तब सवाल नहीं पूछे जाते थे। जब उनके विधायकों पे उंगली उठाई जाती थी कि वो रेप के केस में अंदर जा रहा है, कोई राशन कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं का उपयोग करता था, तब सवाल का जवाब नहीं देते थे वो। शराब पे जितनी बातचीत हुई, कभी एक बार जवाब दिया केजरीवाल साहब ने? जिसके कारण से वो जेल गए, जिसके कारण से सत्ता गई, कभी बोले क्या? तब गोंद क्यों लग जाती थी? आज वो सवाल पूछते हैं देश की सेनाओं से, कमाल है। अच्छा, मैं आज एक सवाल आपसे पूछूं, अगर आपको डिफाइन करना हो अरविंद केजरीवाल जी को एक सेंटेंस में, तो कैसे डिफाइन करेंगे? फिर इसके बाद मैं दिल्ली पे पहुंचूं, दिल्ली के सवाल पूछूं, अगर डिफाइन करना हो तो एक सेंटेंस में अरविंद केजरीवाल जी। अरे आप एक सेंटेंस के एक शब्द में उनको डिफाइन कर दिया गया, आपदा। दिल्ली के लिए आपदा दी वो, जितना भले वक्त से निकल ही ठीक हो गया। एक लाइन की आवश्यकता कहां है? एक शब्द। रेखा जी, चुनाव हो गए, उसमें कुछ बातें कही गई और मैं अब उन्हीं योजनाओं पे आता हूं। एक योजना थी कि 2,500 रुपए जो है
सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण पे बात हुई कि वो दिए जाएं और उसका वायदा भी किया, वो अभी तक नहीं हुआ। लोग पूछते हैं कि दिक्कत क्या है वहां पे, मुश्किल क्या है जो अभी तक नहीं, क्योंकि बार बार लोग सवाल पूछते हैं आपसे ये वाला। बिल्कुल सही कहा आपने, दिक्कत कहाँ है। देखिए प्रतीक जी, ये सरकार है, सरकार ने अपने घर में पैसे नहीं रखे होते, सरकार के सिस्टम में रेवेन्यू जनरेट होता है, वहां से आप जनता को स्कीम का लाभ देते हैं। इन्होंने अपने शासनकाल में क्या आयुष्मान रखा था? क्या इन्होंने वय बंधन योजना रखी थी? जब इन्होंने लोकसभा के समय वायदा किया कि हम महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, वो उसके बाद भी दिए क्या? जब पंजाब में इन्होंने कहा कि हम बहनों को हर घर में 4 महिला है तो चारों को पैसे देंगे, आज तक दिए क्या? ये हमसे 100 दिन में हिसाब मांग रहे हैं। मैं आपको कहना चाहती हूं, ये दिल्ली में भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। जो कहा है निश्चित रूप में करेंगे। एक एक योजना का अनुपालन होगा और इस योजना के लिए विशेष रूप से हमने 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी किया। वो योजना भी देनी है, परंतु ये ऐसा काम नहीं है कि आज देना है, वन टाइम देना है और खत्म। ये दिल्ली की उन गरीब बहनों को अधिकार देने की बात जो हमने कही है, ये शुरू करेंगे तो लगातार देनी है, हर महीने देना है। आपने कहा देंगे, फिर आपने कुछ डेटा, कुछ रजिस्ट्रेशन, कुछ आप एनालिसिस करने लगी, कुछ खोजने लगी। घर के बाहर लाइन लगा के थोड़ी ना देना, ये डीबीटी होगा, अकाउंट में जाएगा पैसा। कौन रजिस्टर करेगा, कौन एलिजिबल होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, उसका बैंक का खाता नंबर, उसका आधार कार्ड नंबर, वो लिस्ट बनना, उनको कितना अमाउंट जाएगा, ये सब तय तो होगा। तो आपने अभी तक कुछ खोजा तो होगा ही, कुछ तो लगातार काम चल रहा है। लगातार दिल्ली की उन गरीब बहनों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, कंडीशंस बनाई जा रही है, पोर्टल बनाया जा रहा है, उसकी लिटिगिटी समझी जा रही है, ताकि जैसा पिछली सरकारों में अभी आपने देखा कि एक राशन कार्ड के लिए हमने जब इंक्वायरी बिठाई कि कितने लोगों को राशन कार्ड, क्योंकि पिछले 10-12 साल से बने नहीं नए, तो हमने कहा भी जरा खोजिए कि क्या क्या है, कैसे राशन कार्ड कहाँ अटक गए हैं। तो पता चला कि दिल्ली सरकार के ही 5600 एम्प्लॉय राशन ले रहे थे। 5600 एम्प्लॉइज दिल्ली सरकार के, मात्र दिल्ली सरकार के, और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो उस क्राइटेरिया में एलिजिबल नहीं है, वो भी राशन ले रहे होंगे। आज जो एक्चुअल में जिसका अधिकार है उसको अधिकार मिलता नहीं है, उसको पेंशन मिलती नहीं है, उसको राशन कार्ड बनता नहीं है। तो हम जो चाहते हैं कि योजना जिसके लिए लाई जा रही है उसका लाभ उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचना चाहिए। उसमें जो होमवर्क होना है, उसमें जो प्रोसीजर तय होना है, उसको फॉलो करके ये योजना लाएंगे। जन हम ये काम करने वाले नहीं है कि आपने कागजों पे योजना ला दी पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, आज लाए कल वापस ले गए। भाई ये कोई शराब की दुकान तो है नहीं जो योजना वो लाए। आप ये कह रही हैं 5600 लोग थे तो उन पे कोई एक्शन भी लेंगे आप? बिल्कुल लेंगे, उनके राशन कार्ड काटे जाएंगे, उन्हें शोकॉज दिया जाएगा कि आप एक सरकारी योजना जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे, आप कैसे उसका लाभ ले रहे थे, किसी गरीब का अधिकार आपने कैसे मारा। बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन होगा। महिला सुरक्षा, मैं एजुकेशन पे आऊं से पहले महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं दिल्ली में, खास तौर से क्योंकि तमाम जगह के लोग भी आते हैं यहाँ पे, लगातार होते हैं। तो उसको लेकर कुछ आपने सोचा? क्योंकि आपने बसेस से मार्शल्स हटा दिए तो लोगों ने कहा कि, फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर उसके सशक्तिकरण के लिए यू हैव ए प्लान, कोई प्लान है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो पार्टी है, मार्शल हटा दिए, अरे मार्शल लगाए भी उन्होंने, हटाए भी उन्होंने, हमने कुछ नहीं किया। अभी तो हम उन्हीं के बही खातों का जायजा ले रहे हैं, अभी तो उन्हीं के कर्मों का हिसाब जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं कि भाई कहाँ पे क्या है। तो ना हमने मार्शल लगाए थे ना हम हटाए थे। ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि जिनका ये सोचना था कि दिल्ली जैसे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी मार्शल की जरूरत है, जबकि उसमें कैमरा होना चाहिए था, उसमें पैनिक बटन होना चाहिए था, वो नहीं करना, एक मार्शल होना चाहिए था। ये उनकी सोच थी, वो छोड़ दीजिए। पर दिल्ली की बहनें सुरक्षित हो, ये हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है और हम लोग लगातार उस विषय पे काम करते हैं। आप देखिए दिल्ली में जहां जहां भी डार्क स्पॉट है, डार्क स्पॉट केवल लाइट की दृष्टि से नहीं, जहां आपका कनेक्शन कम है, जहां पे आपका पीसीआर अप्रोच नहीं है, वो सारे पॉइंट्स को हमने आइडेंटिफाइड किया विद दिल्ली पुलिस, विद दिल्ली ट्रैफिक, और उन सब जगहों पे
कैमरा लगाया जाना, वहां पे पीसीआर का अप्रोच बढ़ाया जाना, वन स्टॉप सेंटर जहां पे कि एक महिला किसी विपरीत परिस्थिति में जाकर के तुरंत मदद ले सके, उन सारे वन स्टॉप सेंटर्स को हमने अच्छी ऑपरेशनल स्थिति में हो, उनको रेनोवेट करें, उनमें सुविधाएं बढ़ाएं, इसके लिए हमने बजट भी रखा, उन पे काम भी शुरू हुआ। तो ये सारे काम जो दिल्ली की बहनों की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, लगातार पुलिस और प्रशासन के साथ में बैठ के होना, एक एक विषय पे डिटेल स्टडी होना, ये काम चल रहा है। पहले की जो सरकारें थी वो तो केवल गाली कहती थी, वो तो ये कहती थी कि भाई केंद्र हमें काम नहीं करने देता, एलजी हमें काम नहीं करने देता, पुलिस हमें, परंतु आज जो ये डबल इंजन की सरकार है, ये स्वयं भी काम कर रही है और बाकी जितनी एजेंसीज हैं उन सब से भी काम ले रही है। वो तो कहते हैं डबल इंजन नहीं है, ट्रिपल इंजन है। अरे 4 इंजन है, 6 इंजन भी है, चिंता मत करिए, ये गाड़ी ऐसी दौड़ेगी कि लोग इंजन गिनते रह जाएंगे। एक लोगों ने कहा कि एक ऐसी क्या डेडिकेटेड बसेस चलाई जा सकती हैं वुमेन्स के लिए, सेफ्टी के लिए, अलग से कोई डेडिकेट की जा सकती है, या इवनिंग में कोई बस क्या योजना सब जैसे? कुछ हो सकता है। देखिए, दिल्ली को अभी ऐसी स्थिति में दिल्ली है जहां सड़कों पे अभी 1-1 फुट गहरे गड्ढे हैं। गड्ढों को भरना पहला काम, उसके ऊपर इमारत खड़ी करना दूसरा काम, इमारत को सजाना तीसरा काम। तो ये जो स्थिति दिल्ली की है, मतलब आप समझिए कि दिल्ली के लोग, देश की राजधानी की जनता अपनी, आज उनकी डिमांड क्या है, आप ये बताइए। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे ये है, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, वेरी सॉरी, ये एक मैं कई 25-26 सालों से मैं सुनता आ रहा हूं कि दिल्ली में मल्टीपल एजेंसीज हैं। कोई आता है सड़क खोद जाता है, कोई आता है टेलीफोन लाइन डाल जाता है, कोई आता है वाटर वाला है, कोई, तो मल्टीपल एजेंसीज के लिए कोई सिंगल विंडो नहीं सोच सकते क्या? 21 साल के बाद आप हैं, लोग जानना चाहते हैं कि दिल्ली में आप उसकी लोकेशंस को छोड़ दीजिए, वो तो सवाल अलग है पर्यावरण की दृष्टि से, क्या सिंगल विंडो नहीं होनी चाहिए 100% रिडर्सल के होनी लिए? चाहिए। और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन में वो ये काम शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया गति शक्ति। ये केवल दिल्ली नहीं, पूरे देश में जितनी एजेंसीज काम करती हैं उन सबका कोऑर्डिनेशन आपस में होना बहुत महत्वपूर्ण है। कि भी आप सड़क बना देते हैं, फिर पता चल रहा है पाइपलाइन बिछ रही है, बिजली की लाइन बिछ रही है, तो ये कोऑर्डिनेशन पूरे देश में जरूरी है, उसी प्रकार से दिल्ली में भी जरूरी है। और आज जिस तरीके के टॉकिंग टर्म्स आपस में सभी एजेंसीज के डेवलप हुए हैं कि आज हम किसी को बुला के बात करने की स्थिति में भी हैं और कहीं जाके बात करने की स्थिति में भी हैं। तभी तो ये दिल्ली के लिए एक अच्छा बेहतर सवेरा लेकर के आया है और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। कोई नजीर बन जाए ऐसी कि एक सिंगल विंडो है, बिल्कुल वही, उसी दिशा में ही दिल्ली काम कर रही है कि कोई भी काम होगा तो सभी डिपार्टमेंट इंटरकनेक्टेड रहें। तो पहले जो होना चाहिए, पहले अगर पाइपलाइन डलनी चाहिए तो वो पाइपलाइन डले, पहले सीवर लाइन डलनी है तो सीवर लाइन डले, फिर सड़क बने। मैंने देखा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे, जैसे आपने कहा डार्क पॉइंट है, कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पे दिल्ली की लोकेशंस को लेकर दिल्ली अजीब सी है। ठंड में यहाँ पे पता चला पोल्यूशन की प्रॉब्लम आ जाती है, बरसात में यहाँ पे जल भराव की समस्या आ जाती है, गर्मी में यहाँ पानी की समस्या आ जाती है। तो इन समस्याओं के बीच में दिल्ली जो है फंसी हुई दिखती है हमेशा। अभी देखा मैंने कुछ एक्शन भी आपने ले लिया, किसी पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट में पानी भर गया था तो आपने एक्शन लिया वहां पे। तो जानना चाहते हैं कि इसको लेकर क्या आप करने जा रहे हैं? कि ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने कि दिल्ली के लोग बारिश आती है तो उसका आनंद नहीं ले पाते, चाय पकौड़ा नहीं खाते, उनको टेंशन होती है कि भाई आज तो सड़कों पे ट्रैफिक जैम होगा और घंटों का पता चले वाटर लॉगिंग होगी। पर आप ये भी तो समझिए कि जिनके पास इतने इतने समय सत्ता रही, क्यों इन चीजों पे काम नहीं हुआ? क्यों मिंटो ब्रिज सालों से वही एक फोटो छपती है अखबार के फ्रंट पेज पे, मिंटो ब्रिज है, मिंटो ब्रिज में बस डूबी हुई है। ऐसा एक साल आप बता दीजिए कि आपने देखा हो कि मिंटो ब्रिज की वो फोटो ना छपी हो। कभी आपने पुराने मुख्यमंत्री को जाकर सड़क पे खड़े हुए देखा, कुछ ऐसा समाधान निकालते हुए देखा कि भाई यहाँ पानी क्यों भर जाता है? तभी तो 21 साल बाद आप आई हैं। यस, अब जब 21 साल बाद हम आए हैं तो हमने वहीं से शुरू किया। वो जो नाले जो बारिश आते ही ओवरफ्लो हो जाते थे, कॉलोनियों में पानी भर जाता था, नालों का पानी बैक मार जाता था, हमने पहले वहीं से खड़े होकर शुरुआत की और उन सब नालों पे आपस में विभाजित करके कि हर 15 दिन में उसका स्टेटस। आपको मैं अगर बताऊं आंकड़ा कि कितनी सिल्ट इस 100 दिन में हमने इन नालों से निकाली, 20 लाख मीट्रिक टन सिल्ट दिल्ली के इन बड़े नालों से निकली है।
बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके। और मैं लगातार अधिकारियों को मैंने ये बात कही कि ये जो डीसिल्टिंग है ये केवल बारिश के पहले का काम नहीं है, ये दिल्ली में 12 महीने होने वाला काम है, क्योंकि ये वो नाले हैं जिसकी वजह से 2023 की बाढ़ आई, देश की राजधानी में बाढ़ आई। बैरिकेड खुल नहीं पाए क्योंकि वो इतने जाम हो गए कि वहां पे कभी सफाई होती ही नहीं थी। पहली बार दिल्ली की कोई सरकार सड़कों पे, नालों पे खड़े होकर के काम देखती है, करती है और ये बताती है कि यहां कितनी डीसिल्टिंग होनी चाहिए। पहली बार बारिश के आते ही मंत्री सब सड़कों पे निकल जाते हैं कि भाई कहां कहां जल भराव हुआ, क्या कारण रहा, उसका क्या निवारण है। पहली बार ऐसी सरकार है जो नाम वाली सरकार नहीं है, काम वाली सरकार है। 27 साल बाद आप सरकार में आए और एक इशू मुझे याद है उतना ही पुराना है और दिल्ली में, और वो है स्कूल एडमिशन और फीस को लेकर। पहले एडमिशन को लेकर बहुत होता था, फीस को लेकर बड़ा प्रदर्शन होता है और बात हो रही है। आप से लगातार सवाल पूछा जा रहा कि एकदम मशीन की तरह फीस बढ़ाते जा रहे हैं स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, और इतना महंगा हो गया है फीस, तो कैसे उसको आप क्या कुछ रोकथाम या लगाम नहीं लगा सकती इन प्राइवेट स्कूल्स पर? प्रतीक जी, देखिए कितना आपको लगेगा कि हर बात पे हम पिछली सरकार की बात कर रहे हैं, पर करनी पड़ेगी ना, क्या करें। आज आजादी के इतने सालों बाद हम सेंचुरी की बात कर रहे हैं और दिल्ली आज तक 1973 के स्कूल एक्ट से बंधी हुई है। उस एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है कि सरकार स्कूलों की फीस को रेगुलेट कर सकती है। उसमें मात्र एक लाइन लिखी है कि स्कूल अपनी फीस बढ़ाए और डायरेक्टर एजुकेशन को इंटीमेट कर दे। और लगातार स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, हर साल बढ़ा रहे थे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आने के बाद अपना दिल्ली की स्कूल फी रेगुलेशन का एक्ट हम लेकर के आए हैं, जो ये बताएगी कि स्कूल की फीस ऐसे नहीं बढ़ाई जा सकती भाई। स्कूल की फीस बढ़ानी है तो ये प्रोसीजर है जिसमें कि जो एसोसिएट पार्टीज हैं, वो पेरेंट्स हैं, वो टीचर्स हैं, वो मैनेजमेंट है, सबको इकट्ठा बैठना होगा। विपक्ष कह रहा आपने बात नहीं करी, विपक्ष कह रहा बात किससे बात नहीं करी? मतलब सोसाइटी में जैसे वैसे वो लोग बात करते मतलब उनको क्या हम सुबह से लेकर रात तक का ये बताएं कि हम कब वॉशरूम जा रहे हैं, कब बाहर आ रहे हैं, या उनके लिए ट्वीट कर करके बताएं? वो खुद सचिवालय आते नहीं थे, खुद उनको तो सारी खबरें का अखबार में छपके मिलती है, तभी होता है। हमने कितने सेशन किए, कितना पेरेंट्स के साथ बैठे, कितनी बातचीत की, कितनी लीगल एड उसमें डिस्कस की, कितने लोग जो उससे जुड़े हुए हैं शिक्षाविदों से बात करके उस कानून को हम लेकर के आए हैं। अरे उनकी अगर औकात होती तो वो बना लेते ना अपने समय में। वो ये कहते हैं कि आज जो कानून वर्तमान सरकार लेके आई, इतनी हिम्मत थी उनकी। आज जो हमने डीएम्स को और बाकी लोगों को वहां पे इंक्वायरी करने के लिए, उनका डाटा, उनका पूरा जो फाइनेंशियल ऑडिट करने के लिए भेजा, क्या कभी उनके टाइम पे हुआ? उनके टाइम पे तो कोर्ट से लताड़ पड़ती थी, कोर्ट लताड़ देता था सरकार को, जाइए आपके पास कोई प्रावधान नहीं है इनकी फीस रोकने का। पहली बार कोर्ट ने सरकार का साथ दिया कि यस, गवर्नमेंट इज राइट और स्कूल को जवाब देना पड़ेगा। वो तो कहते थे ना कि मेरे पास मजबूरी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नहीं सुन पाते और केंद्र सरकार भी, तो इसलिए वो कहते थे बड़ी मजबूरी रहती है उनकी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मतलब जब शीश महल बना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुछ नहीं बोला, जब एक्साइज पॉलिसी बनी कि हर गली में शराब की दुकानें बनेगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नहीं बोला। एजुकेशन एक्ट बनता तो जरूर एलजी साहब मना करते, नहीं। कुछ स्कूल्स को भी आप कुछ अपने जैसे उन्होंने कुछ आइडेंटिफाइड किए स्कूल्स कि हम इन आइडेंटिफाइड स्कूल्स हैं, इनको ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। आपके पास भी कोई मॉडल सब स्कूल बराबर है, सब स्कूल बराबर। नियम एक होना चाहिए जो सब पे लागू हो और हर स्कूल को वो फॉलो करना होगा। दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी, दिल्ली का एजुकेशन फी रेगुलेशन एक्ट जो है वो हर स्कूल को फॉलो करना पड़ेगा। ये नियम है, नियम के हिसाब से। और जो नहीं मानेगा, जैसे उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाई टेक ओवर कर लीजिए, वो तो विपक्ष कहता है टेक ओवर कर लीजिए। जो कानूनी उसमें रास्ता होगा, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, उस स्कूल को बंद करवाना, तो वो होगा। शिक्षा पे बात हुई, यमुना पे बात हुई, शिक्षा पे बात हुई, क्योंकि समय के विशेष में बात करनी है। एक बात और है, और वो है जो सबसे पहले आके आपने किया, और वो था आरोग्य मिशन वाला। उस पे लेकर उन्होंने आपने काम किया और लोगों ने कहा कि सबको स्वास्थ्य बीमा तो दे ही रहे हैं, वय वंदना योजना, इसमें 70 साल की अगर हो गए तो 10 लाख का मिलेगा।
और ये अच्छी स्कीम है, लेकिन लोगों ने कहा कि अगर वो कहते हैं कि मेरी ही स्कीम है जिसको कि आप रंग रोगन करके आरोग्य मंदिर का नाम दे रहे हैं, वो मेरी ही जी स्कीम, हाँ। आप उसको नाम दे देते हैं, तो फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हाँ, तो बता रहे कि हैं ना। आरोग्य वाले से आरोग्य वाला कितना बेहतर है उनके मोहल्ला क्लिनिक से। आपको मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट पता है कि मोहल्ला क्लिनिक क्या है? मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली में बने, नालों पे, यहाँ वहां, सड़क किनारे पोटा कैबिन बना के, टेम्परेरी कैबिन बना करके शुरू कर दिए गए। क्या किया? डॉक्टर बिठाए, कुछ डॉक्टरों को ठेका दिया गया, पर मरीज 40 रुपए। अब एक बात बताइए, जिस डॉक्टर को आप ठेका दे रहे हैं पर मरीज 40 रुपए का, वो इलाज करेगा कि मरीज को कहेगा कि आज तो इतना लिख दिया, कल फिर आइयो, फिर ये लिख दिया, फिर परसों फिर आइयो? वो पेशेंट गिनता है। और पेशेंट कौन गिन पा रहा है, कौन उसका अकाउंटिंग ले पा रहा है कि कितना पेशेंट उसने अटेंड किया? वो क्यूरेटिव नहीं था, वो प्रिवेंटिव नहीं था, क्यूरेटिव था। मतलब आया है, खांसी जुकाम की दवाई दे दीजिए, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, इलाज नहीं, पट्टी नहीं, कुछ भी तो नहीं। आज जो दिल्ली में आरोग्य मंदिर की योजना है, ये प्रिवेंशन, क्योर करना, ये हर चीज को लिया है। वहां बच्चों का वैक्सीनेशन भी होगा, वहां हर तरह की, एक तरह से वो मिनी हॉस्पिटल है या बड़ी डिस्पेंसरी मैंने है। देखा कि आपने बाहर भी भेजा, बाहर स्टेट में भी इलाज के लिए भेज दिया। आज आरोग्य मंदिर जनता के लिए वो सुविधा है, और ये कोई टेम्पररी पोटा केबिन्स में नहीं है कि आपने रंगाई पुताई कर दी और अपनी फोटोएं लगा दी। हमारे किसी उस पे आपको फोटो नहीं मिलने वाली। आरोग्य मंदिर मतलब आरोग्य मंदिर जो जनता के हित के लिए। लेकिन इसी पे वो पलट के सवाल आपसे पूछते हैं कि अच्छा, आपकी ये जो स्कीम है तो अच्छी, लेकिन आपकी बात क्या बड़े अस्पताल मानेंगे? वहां पे तो उनको कम फीस मिलेगी इसके तहत, तो अभी तो आप इसमें तो ये तर्क देते हैं, लेकिन जो बड़े अस्पताल में आप जाते हैं तो वो लोग देखते नहीं है, क्योंकि उससे नानू करते हैं। आप मुझे ये बताइए, दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको मालूम है कि दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सच्चाई क्या है? देश की राजधानी, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, देश की राजधानी में जो WHO की गाइडलाइन है कि 1000 लोगों पे कम से कम 2 बेड तो हो। दिल्ली देश की राजधानी में 1000 लोगों पे 0.42 बेड है। एक बेड भी नहीं आप मुहैया करवा पाते दिल्ली की जनता को। इसीलिए सैकड़ों लोग, हजारों लोग कोविड के दौरान मर गए, उनको अस्पताल में जगह नहीं मिली। आप बातें करते हैं कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट हॉस्पिटल की आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू हो गई, दिल्ली में लागू नहीं हो पाई। क्यों रोकी भाई? आपका क्या जा रहा था? अगर सरकार पैसे देके किसी का इलाज करा रही थी, आयुष्मान के तहत उसको जीवन की एश्योरेंस, हेल्थ की एश्योरेंस मिल रही थी, तो बताइए कि केजरीवाल साहब को कहां तकलीफ थी? मोदी जी की स्कीम थी, नहीं आने दिया। स्कीम जनता के लिए होती है, स्कीम केजरीवाल साहब की या मोदी जी की नहीं है, जनता के हित की स्कीम है। और भाई जो पैसा देगा, नाम अगर केंद्र का होगा तो केंद्र का लगेगा ना। तो फिर आप काहे गुहार लगा रहे? जब आपने कोविड के समय में क्यों आवाज लगाई, मोदी साहब मदद कीजिए, शाह साहब मदद कीजिए, फिर क्यों आवाज लगाई? तो बड़े अस्पताल भी इसकी एम्बिट में आएंगे, ये जो आपका बिल्कुल आयुष्मान के 100% दिल्ली के, देश के अस्पतालों को उस लाइमलाइट में भी आना होगा, लोगों की मदद भी करनी होगी, इलाज भी करना होगा। पूरी की पूरी योजना स्ट्रीमलाइन है और देश के सभी राज्यों में ये काम कर रही है, और उसी प्रकार से अब दिल्ली में भी उसका काम शुरू हो चुका है। मैं आखिरी चंद सवाल हैं, टाइम खत्म हो रहा है। अब आते हैं सांस पर, दिल्ली में कैसे सांस लें? तो एयर इंडेक्स जो है उसका बहुत खराब है, और अभी तो मध्यम हुआ है। आई थिंक पिछले हफ्ते अगर मैं देख रहा था तो 167 था एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसको लेकर क्या कुछ करने वाली हैं आप, खास तौर से क्योंकि आपने भी इस पे बोला था कि पर्यावरण जो है और खासतौर से पोल्यूशन को लेकर आप। केवल मेरे बोलने की बात नहीं है, दिल्ली का हर बच्चा बड़ा सबको फ्रेश एयर चाहिए ही चाहिए। आज दिल्ली के लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, वो जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इतनी बुरी स्थिति में दिल्ली पहुंच गई। सबसे मतलब आप देखिए कि अगर देश में सबसे ज्यादा AQI होगा तो दिल्ली का होगा। आज सबसे ज्यादा तकलीफ वाली स्थिति होगी तो दिल्ली की होगी। तो इसके लिए जो काम करने की जरूरतें थी, हमने उसके हर सेगमेंट पे काम किया। आज यदि एयर पॉल्यूशन के लिए हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिस्पॉन्सिबल हैं तो हमने उसको बदल के इलेक्ट्रिक पर लेके आने की पूरी योजना बनाई। यदि वो डस्ट पार्टिकल जो हवा में
पूरा समय रहते हैं उसको बिठाने की बात है, तो उसके लिए हमने एयर स्प्रिंकलर से लेके स्मोक गन से लेके उस पूरे ब्राउन एरिया को कैसे डस्ट मिटिगेशन किया जाए उस पे हमने काम करना शुरू किया है। और इसके अलावा भी ये जो कूड़े के पहाड़ है, ये जो यहाँ वहाँ कूड़ा जलाने की जो घटनाएं होती है, इन सब पे लगातार काम चल रहा है। हम केजरीवाल साहब ने तो कहा था कि मैं तो 6 महीने में कूड़े के पहाड़ खत्म कर दूंगा। आप बताइए कि हो पाए क्या 10 साल में? आप कितने हम एग्जैक्टली आप आए, देखो कब ये कब का सवाल नहीं है, ये कैसे का सवाल है। आज आप 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा, वो कहते हैं ना रोज बीजेपी जनरेट होता सरकार है। डेट नहीं बताती है। अरे डेट क्यों बताएंगे, आप ये बताइए। काम करेंगे तो डेट बताएंगे, ये खत्म होने वाला विषय ही नहीं है। आप ये लगाइए कि जब तक रोजाना 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा जो जनरेट हो रहा है उसके पास खत्म करने का साधन नहीं है आपके पास। आप खत्म कर पा रहे हैं 7,000 मीट्रिक टन। रोजाना जो 4,000 मीट्रिक टन कूड़ा जमा होता है, फिर पाइल अप होता है रोज, वो भी तो एक नया पहाड़ बन रहा है। कैसे खत्म करेंगे आप? जब तक कि आप वेस्ट टू एनर्जी प्लांट नए डेवलप नहीं करेंगे, ये कूड़ा खत्म नहीं हो सकता। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है जनाब, मुझे झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है। दिल्ली की जनता ने वोट दिया, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी की सही बात उन्हें बताएं कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। ये 4 नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो दिल्ली सरकार अब बना रही है, ये तैयार होंगे। जब कूड़े का निष्पादन पूरी तरीके से होगा तब कूड़े के पहाड़ खत्म होना शुरू होंगे। और उसके लिए आज गाइडलाइन दूं, आज कोई डेडलाइन दूं, वो ठीक नहीं है। आखिरी सवाल आप ये करें कि मुझे बिल्कुल आखिरी सवाल, आप बार बार ये करें कि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं, मुझे झूठ बोलने की आदत। किसी और को है क्या झूठ बोलने की आदत? अब आप बताइए, कई बार वीडियो आपको दोबारा रिवाइंड करके देखनी पड़ेगी कि कब उन्होंने क्या कहा, फिर उसके बाद कब माफी मांगी, फिर अगला वायदा किया, फिर माफी मांगी। तो मैम उनका कोई नाम है? नाम भी तो होगा उनका। नाम तो जनता बता देगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।